पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। हाल फिलहाल में ये चीजें काफी मुद्दा ये डिफेक्शन वाला मुद्दा है, चर्चा में रहा है। पिछले 2-3 साल से ये काफी ज्यादा चर्चा में है। गवर्नर का रोल कहीं न कहीं शक के दायरे में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं न कहीं रोल शक के दायरे में आता है कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है सरकार। एनीवे देखने की कोशिश करते हैं, एमएलए पाला बदलने में माहिर हो जाते हैं। तो इस पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे एमपी की बात हो रही है, डिफेक्शन से रिलेटेड बात हो रही है। तो पहला है, ही अब्सटेंस फ्रॉम द वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी है अगर उसके अगेंस्ट, अगर वो हाउस में अपनी जो डायरेक्शन पॉलिटिकल पार्टी की जो लाइन है उसके खिलाफ अगर वोट, वो उससे अब्सटेन हो जाता है, मतलब उसमें भाग नहीं लेता है, अनुपस्थित रह जाता है। या फिर दूसरी स्टेटमेंट है कि अगर वो खिलाफ वोट दे देता है, पहले मतलब है भाग नहीं लेता, गायब हो जाता है, वोट देने ही नहीं आता, बोल देता है कि बुखार हो गया। दूसरे में क्या बोलता है कि वो पॉलिटिकल लाइन मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर बोलेगा मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट दे दिया, मतलब कहीं कहीं इस तरह की बात करना स्टार्ट कर देता है। तीसरा स्टेटमेंट है, एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी बिफोर कंप्लीटिंग 6 months इन द हाउस। अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर नॉमिनेटेड मेंबर है और ज्वाइन कर लेता है पॉलिटिकल पार्टी बिफोर कंप्लीटिंग 6 months, 6 महीने पहले ही ज्वाइन कर लेता है पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। जैसे आज के टाइम में जिसने राज्यसभा का मेंबर है, लोकसभा की बात हो रही है यहाँ स्पेशली, या राज्यसभा की भी बात भी आप कर सकते हैं, तो वो क्या करे कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले 6 महीने के अंदर। और चौथी स्टेटमेंट है, एन इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई निर्दलीय इलेक्शन जीत कर आया है और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उस केस में क्या होगा। ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने, और बताना है कौन कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी। बी इसका राइट आंसर है। क्यों है बी इसका राइट आंसर? देखो ये वाला है ना, बिफोर नहीं है, ये आफ्टर 6 महीने है। अगर वो ज्वाइन करता है तो वो दल बदल कहलाएगा, डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। आप चाहें तो ये सारा एक बार पढ़ भी सकते हैं, पीडीएफ में आपके पास में सारी की सारी चीजें दी हुई है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत क्या क्या प्रावधान है एक एमपी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फर्स्ट रीडिंग ऑफ द ऑर्डिनरी बिल। बिल पास होते हैं, बिल पार्लियामेंट में आते हैं, ड्राफ्ट से बिल और बिल से क्या है एक्ट बनता है। तो फर्स्ट रीडिंग जब बिल की होती है, एक सामान्य बिल की बात हो रही है यहाँ पे, उससे रिलेटेड कौन कौन से कथन सही है। नो डिस्कशन ऑन द बिल टेक प्लेस एट दिस स्टेज, कि जब भी पहली रीडिंग होती है तो मोटे तौर पे पढ़ दिया जाता है, कोई डिस्कशन नहीं होती बिल की। क्या ये बात सही है? इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड पब्लिकेशन इन द गजट कंस्टिट्यूट द फर्स्ट रीडिंग, कि पहले सदन में बिल को रखना और फिर गजट में पेश करना, ये पहली रीडिंग का हिस्सा होता है, पहली रीडिंग का हिस्सा होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है? या बोथ आर करेक्ट? सी ऑप्शन है कि बोथ आर करेक्ट, और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है सी। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मतलब कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन से आपको यह पता चल गया, इस क्वेश्चन से आपको यह पता चल गया कि इसमें दो जो ऑप्शन दिए हैं वो फर्स्ट रीडिंग कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप चाहे तो पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द स्टीयरमैन ऑफ द सिटिंग व्हील ऑफ शिप ऑफ द स्टेट। द कमेंट वाज मेड बाय, कमेंट में अगर किसी बच्चे को समझने में दिक्कत आ रही है सारी चीजें, तो उसको थ्योरेटिकल क्लासेस है हमारी, वो उसको ज्वाइन करनी चाहिए, जिसमें पूरा डिटेल से बताया गया है। किसी क्वेश्चन के माध्यम में थ्योरी नहीं समझाई जा सकती। वो क्वेश्चन तो एक आपका टेस्ट कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, पॉलिटिकल का ज्ञान नहीं है कि ये बिल की फर्स्ट रीडिंग क्या होती है, सेकंड रीडिंग क्या होती है, ये बिल एक्चुअल में है क्या, तो उसके लिए फिर क्या है कि आपको थ्योरी क्लासेस का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है एमसीक्यू जिनका ठीक ठाक नॉलेज है, मतलब कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि ठीक ठाक एग्जाम का लेवल है। ये नहीं है कि कोई बेसिक से ही अगर आपको ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएंगे, मतलब स्टार्टिंग में पढ़ेंगे समझ में नहीं आएंगे, थोड़ा आपका बेस होना जरूरी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
द प्राइम मिनिस्टर इज द स्टीयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। ये बार बार क्वेश्चन आया है हमारी सीरीज में। आपको ये बताना है कि इसका आधार, इसका ये कमेंट है वो किसने दिया था, ये कहावत किसकी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रामसे मूर। रामसे मूर ने इसको ये बात बोली थी। और उन्होंने ये भी बोला था कि कैबिनेट इज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। और प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या बोला था? स्टीयरमैन बोला था। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द डीलिमिटेशन कमीशन कंस्टिट्यूटेड? डीलिमिटेशन कमीशन, प्री सीमन आयोग, जो लोकसभा की सीमाएं होती है, निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं होती है, उससे संबंधित है ये डीलिमिटेशन कमीशन का संबंध है। वो कौन से, वो कब से है, कब से इसका गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर क्या है? बी। 1973 में इसका गठन हुआ था। और अंडर डीलिमिटेशन एक्ट 1972, डीलिमिटेशन एक्ट कब बना था? 1972 में। इसके बाद में इसका गठन हुआ था। बाउंड्री कमीशन है ये। मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स एनी पॉलिटिकल पार्टी हैज टू एक्वायर इन ऑर्डर टू गेट एक्रेडिटेशन ऑफ ए नेशनल पार्टी इन इंडिया। भारत में नेशनल पार्टी है, ठीक है, भारत में नेशनल पार्टी है, वो मिनिमम परसेंटेज कितने चाहिए उसको बनने के लिए? मिनिमम परसेंटेज कितना चाहिए नेशनल पार्टी को बनने के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 6% वैलिड वोट चाहिए। 6% 4 राज्यों में चाहिए वैलिड वोट, तब जाकर वो नेशनल जो पार्टी है उसका एक क्राइटेरिया है वो पूरा करेगी, ठीक है। इसके अलावा उसको हालांकि 4 सीटें भी जीतना जरूरी है लोकसभा में फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट, ठीक है, ये बात भी है, ठीक है। तो लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या था? क्वेश्चन के हिसाब से आंसर था 6% वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ए प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन ए स्टेट अंडर द प्रोविजन ऑफ। आपने प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन है, वो पढ़ा होगा। तो राष्ट्रपति शासन है किस धारा के तहत लगाया जा, किस आर्टिकल, अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है सी, आर्टिकल 356, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट जानते हैं और जिन्होंने ठीक ठाक पॉलिटी पढ़ी है उनको 365 का भी पता होगा कि जब सरकार है, राज्य सरकार केंद्र की डायरेक्शन न माने, उस टाइम में क्या है कि उस संविधान का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे सिचुएशन में भी राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा हो सकती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, Which of the following principles are laid down by the Supreme Court with respect to pardoning power of president? राष्ट्रपति के पास में समाधान शक्ति की, माफी की शक्ति है। अगर कोई अपराधी है उसको सजा दे दी जाती है, मृत्युदंड दे दिया जाता है, राष्ट्रपति के पास में पहुंचता है तो उसके पास में पावर है कि पूरी की पूरी सजा को भी माफ कर सकते हैं। क्वेश्चन वहीं से आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस या प्रिंसिपल है वो दिए हुए हैं, तो वो क्या है? पेटिशनर फॉर द मर्सी हैज ए राइट टू ए ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट के सामने वो प्रेसिडेंट है ओरल हियरिंग हो सकती है क्या? जो पेटिशनर है उसकी क्या ओरल हियरिंग हो सकती है या लिखित में उसको माफीनामा देना पड़ेगा राष्ट्रपति के सामने कि भैया मैं राष्ट्रपति जी मुझे माफ कर दीजिए, लिखित में देना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोसेस से चलना पड़ेगा। पहली स्टेटमेंट तो ये है, पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। जो यूनियन कैबिनेट है उसके एडवाइस के अनुसार राष्ट्रपति है उनको काम करना है, उनको अपना काम करना है एडवाइस के अनुसार में, जो यूनियन कैबिनेट है उसके अनुसार। तीसरी स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव रीजंस फॉर हिज ऑर्डर, कि जब राष्ट्रपति है अपना ऑर्डर आदेश सुना देंगे कि सजा माफ हुई है, नहीं हुई है, कम हुई है, ज्यादा हुई है, क्या हुई है, तो वो कोई रीजन बताने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना है कि वो बताएं तो बताएं, रीजन न बताएं तो भी चलेगा, कोई जरूरत थोड़ी है। तो यही आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है डी। बी स्टेटमेंट सही है, सी स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रपति बाध्य नहीं है अपना रीजन बताने के लिए। पहले जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है उसमें कि राष्ट्रपति अपना फैसला नहीं, जो सरकार है उसका फैसला बता रहा है किस्म से। आगे है कि ओरल हियरिंग नहीं चलेगी। अगला क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म इज सेंट्रल स्टेट रिलेशन, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव रिलेशन, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी रिलेशन, ऑल ऑफ द वो।
ऑल ऑफ द अबव। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसका जो क्लासिफिकेशन है उसका आधार क्या है, क्लासिफिकेशन का आधार क्या है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, दोनों के क्या क्या फीचर है, वो उनको थोड़ा रेफर करना चाहिए। जो हमारी थ्योरेटिकल क्लासेस हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, ठीक है, वो सारे आपको समझने चाहिए, तभी जाकर ये ज्यादा समझ में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एमसीक्यू कर रहे हैं, उसके अनुसार क्या इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर क्या है, बी इसका राइट आंसर है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो रिलेशन है उसका बेसिक प्रिंसिपल है प्रेसिडेंशियल फॉर्म और पार्लियामेंट में। मतलब यहां पे क्या है कि एग्जीक्यूटिव बिल्कुल ही अलग होता है लेजिस्लेटिव से, राष्ट्रपति प्रणाली के तहत। जबकि पार्लियामेंट फॉर्म होती है, मतलब प्रधानमंत्री वाली जो सिचुएशन होती है जैसे कि भारत में है, उसमें जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति, लेजिस्लेटिव के प्रति। मतलब कि प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री है उसका मंत्रिमंडल है, वो लोकसभा के प्रति जवाबदारी है। दूसरे केस में प्रेसिडेंट है, वो लेजिस्लेटिव के प्रति जवाबदारी नहीं है, वो बिल्कुल अलग होते हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। ये मेन उसका आधार होगा। आगे चल लेते हैं। टू whom is the council of minister of state collectively accountable? क्वेश्चन है कि किसके प्रति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब राज्य की जो मंत्री परिषद है वो जवाबदेह होती है। राज्य की मंत्री परिषद है वो किसके प्रति जवाबदेह होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है वो विधानसभा होगा, विधानसभा होगा, इसका राइट आंसर है। ठीक है, राज्यों में भी पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट सिस्टम का गवर्नमेंट का आप ये मतलब है, ये लोकसभा राज्यसभा से। पार्लियामेंट क्या है कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नाम है जो राज्यों में भी है, केंद्र में भी है। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज कर देते हैं कि पार्लियामेंट का नाम आते हैं लोकसभा राज्यसभा उनको दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। एक तरह की शासन प्रणाली का नाम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि राज्य में भी है। ठीक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जब शासन करते हैं, वो अपना नेता चुनते हैं और वो जो लेजिस्लेटिव है उसके प्रति जवाबदेह होते हैं, उस प्रणाली को बोलते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करंटली इन द लोकसभा सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर रिस्पेक्टिवली। आपको पता होगा कि लोकसभा में रिजर्वेशन होती है एससी और एसटी सीट से रिलेटेड, ओबीसी से रिलेटेड कोई रिजर्वेशन नहीं है। जहां तक एमपी का सवाल है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सवाल है, लोकसभा की बात है। राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होती, वो आपने अलग अलग क्वेश्चन में ये भी देखा होगा। यहां पे क्वेश्चन आपके सामने आया कि कितनी सीटें रिजर्व है, फिर जब रिजर्व है तो कितनी सीटें रिजर्व है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर है। ये एससी के लिए और ये एसटी के लिए। ठीक है, क्या है, सीट रिजर्व फॉर एससी 84 है और ये कितना है, एसटी है। तो 7 और 4 11, 8 4 12 और 1 13। ठीक है, 131 सीट रिजर्व। अगला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन में आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2018 में कोई अमेंडमेंट हुआ था एससी और एसटी पे जो अटैक होते हैं या उनके खिलाफ जो क्रूरता होती है उनको रोकने के लिए। आपको पता होगा इस दौरान कुछ एक आंदोलन भी हुए थे जहां पे कि सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी डिसीजन आ गई थी। बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट पहले तो अपना बताए कि एससी एसटी वहां पे खुद जज कितने हैं ताकि हमारे खिलाफ को जो फैसला दे रहे हैं। तो क्वेश्चन कई बार क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी दायरे में आ जाता है कि भैया एससी एसटी वहां खुद तो है नहीं, खुद ऊंची जाति के वो फैसला सुनाते हैं। तो इस तरह के जब आंदोलन उसी फैसलों के अनुसार होते हैं, और जब वो आंदोलन हुए केंद्र सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए उसमें चेंज किया और ये वाला अमेंडमेंट एक्ट है वो ले आई। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गए, समझ में आ गई होगी जो बच्चों को थोड़ा याद आ रहा है। ठीक है, तो preliminary inquiry shall not be required for the registration of a FIR against any person। अगर एससी या एसटी के खिलाफ में कोई अपराध करता है, जाति सूचक टिप्पणी करता है या इस तरह की बातें करती है, आपको पता होगा ना इस मामला होगा, तो जो FIR है इसके लिए डायरेक्ट FIR बिना जांच के FIR हो सकती है। ये लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, मतलब जरूरी नहीं है कि इंक्वायरी हो और पहले जांच होगी फिर FIR होगी, जांच तो होती नहीं है। तो ये बात है इसमें लिखी हुई है पहली स्टेटमेंट में। दूसरी स्टेटमेंट है कि अरेस्ट ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस अंडर द एक्ट वुड नॉट रिक्वायर्ड एनी अप्रूवल। कि
अरेस्ट करने के लिए किसी की जिसके खिलाफ आरोप है उसको अरेस्ट इमीडिएटली किया जा सकता है, किसी बाहर से ऊपर से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ऊपर से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो आंसर स्टेटमेंट दूसरी ये है। बताना आपका कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है वो सी है। इसका राइट आंसर क्या है, सी है। कहने का मतलब है कि एफआईआर क्या है कि बिना इंक्वायरी हो सकती है और उस बंदे को अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी अप्रूवल के, इमीडिएटली अरेस्ट किया जा सकता है। यही इसका एक्चुअल में एजेंडा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको पूरा जानकारी लेनी है तो आप पूरा पढ़ भी सकते हैं कि मामला था क्या और सेक्शन 438 क्या मामला है, ठीक है ना। सेक्शन 438 पे हंगामा हुआ था ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द यूथ पार्लियामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द यूथ पार्लियामेंट। आपने स्कूलों में यूथ पार्लियामेंट हुई, आज बच्चों ने पार्लियामेंट की तरह काम किया, उसने भाषण दिया, इस तरह से बातें आप सुनते होंगे। तो जो यूथ पार्लियामेंट स्कूलों वाला जो कॉन्सेप्ट है कि वहां पे भी डेमोक्रेसी की जानकारी दी जाएगी। द स्कीम वाज स्टार्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 4th ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस की। ये रिकमेंडेशन आई थी 4th ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस से। दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन प्रोवाइड्स नेसेसरी ट्रेनिंग एंड एनकरेजमेंट टू स्टेट्स इन इंट्रोड्यूसिंग द स्कीम की। ये स्कीम को इंट्रोड्यूस करने के लिए पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। और तीसरी है कि ओनली ए स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा है ए और बी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है स्टेटमेंट ए करेक्ट है। यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स है वो है, न कि पर्सनल अफेयर्स वाला। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स है वो जिम्मेदार है, न कि पर्सनल मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। पर्सनल का काम तो नौकरी पेशों वालों के लिए होता है, ठीक है। और ये बात सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाए। और ये मामला है कि अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, किसी ने थ्योरी वीडियो नहीं पढ़े फिर भी ये देख सकते हैं, आपके सामने पीडीएफ भी होगा। अगर जिन्होंने कोर्स लिया नहीं है वो कोर्स जरूर ज्वाइन कर ले, फायदा होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज ए स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ इज ए स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ। किसका मेन आधार है, ठीक है, किसका मेन आधार है कि रूल ऑफ लॉ है, वो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है शासन प्रणाली का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है वो है ब्रिटेन, वो है ब्रिटेन। इसको भी आपको जरूर एक बार थोड़ा, और ये एवी डाइसी है ना, इसका एक्चुअल में क्या है कि कॉन्सेप्ट है, इसने इसको परिभाषित किया था, जो कि कई बार है। आप भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उसमें भी इसका जिक्र आता है, रूल ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो वो भी एक बार जरूर आप एक बार थोड़ी क्लासेस जरूर देख लें। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज अश्योर्ड इन। गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, कौन से शासन में ज्यादा होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होती है, पार्लियामेंट फॉर्म में होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, किस में ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है वो गवर्नमेंट की, वो कहां पे होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बी इसका राइट आंसर होगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि वो क्या है कि लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेही नहीं है, मतलब कि वहां पे उसके खिलाफ क्या है कि ऐसा बहुमत साबित करना ही नहीं है उसको, न ही उसके प्रति कोई ऐसा प्रस्ताव आता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको गिराना, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं ये, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि हाउ लिबर्टी कैन बी लिमिटेड। लिबर्टी है मतलब स्वतंत्रता को कैसे कम किया जा सकता है, किसके द्वारा सीमित किया जा सकता है, बाय रूल, बाय लॉ, बाय अथॉरिटी, बाय इक्वलिटी। ये क्या है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा कि क्या मामला है। तो जो कानून बनाकर क्या है कि आप लिबर्टी को कम कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, बाय लॉ, ठीक है, बाय लॉ। आगे देखते हैं, वाइल अपॉइंटिंग ए लोकायुक्ता गवर्नर इन मोस्ट ऑफ द स्टेट कंसल्ट। राज्यों में देखो अलग अलग राज्य का अपना अपना लोकायुक्त है। जब अपना अपना लोकायुक्त है तो वहां पे क्वेश्चन ये है कि लोकायुक्ता जब बनाया जाता है तो गवर्नर है, ज्यादातर राज्यों में क्या है, प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करता है, प्रेसिडेंट से करता है, स्पीकर से करता है, लीडर ऑफ अपोजिशन से करता है, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट से, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल से, ये किससे करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है, देखो एक तो करता है अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन से, और दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट से करता है। तो 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा। मतलब सरकार आप बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि सरकार का काम है जो अपॉइंट करना, उसमें तीसरा और चौथा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रेसिडेंट
can act on his discretion, that is the without the advice of minister under which of the following situation, कि अपने विवेक से किन हालात में राष्ट्रपति काम कर सकते हैं, कि अपने विवेक से राष्ट्रपति कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पे कि वो अपना विवेक से काम करेंगे। तो एक तो क्या है कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट जब किसी भी पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत न मिला, क्लियर मेजोरिटी न हो, पहली तो ये स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है कि क्या इसमें राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे या कोई कानून है। दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली, कि अचानक प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो जाती है, जैसे कि इंदिरा गांधी के केस में हुए थे। उस टाइम में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे और जो बाहर विदेश गए हुए थे, अचानक उसी टाइम में वो पहुंचे और आते ही शाम तक क्या है कि राजीव गांधी को शपथ दिला दी। उन्होंने अपना ये क्या इस्तेमाल किया था, विवेक का इस्तेमाल करते हुए। देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर उस टाइम के केस में। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी, लोकसभा अगर डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि जब लोकसभा को डिजोल्व करने में अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा जब किसी के पास बहुमत ही नहीं है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसने अपना बहुमत खो दिया है। इन चारों केसेस में इस्तेमाल करेगा, डी ऑप्शन ही है। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? तो इसका बहुत आसान आंसर है, या दूसरे शब्दों में आप इस क्वेश्चन के माध्यम से ये जान सकते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी है जब उसका अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं उस टाइम में। अगला क्वेश्चन है इन रिलेशन टू स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज। लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का रिलेशन, यहां पे उस पे क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेट अथॉरिटी है, डेलीगेटेड अथॉरिटी है, सुपीरियर अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो काम किस आधार पे करेगी, डेलीगेटेड अथॉरिटी के पे। स्टेट गवर्नमेंट है उसने कुछ डेलीगेशन कर दिया लोकल गवर्नमेंट को, जिससे कि वहां की जो कम्युनिटी है, लोकल लेवल पे जो जनता है उसको फायदा पहुंचा ले, ताकि फास्ट डिसीजन मेकिंग भी इसमें शामिल हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डेलीगेटेड अथॉरिटी। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ी के वीडियो है उसमें डिटेल से जानकारी है कि डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेटेड अथॉरिटी क्या क्या होती है। और हमने इस सीरीज में जिक्र काफी किया है किसका, कि सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है उसमें भी डेलीगेशन से रिलेटेड आया है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डेलीगेशन क्या क्या है। During whose viceroy did the High Court come into existence at the three presidential cities in India, cities of Calcutta, Madras and Bombay? क्वेश्चन यह है कि किस वाइसराय के दौरान हाई कोर्ट बने थे तीन, कहां पे? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। किस वाइसराय के दौरान ये बने थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है जोहन लॉरेंस है, उस दौरान ये बने थे। ठीक है, 1864 से लेकर 1869 तक 3 हाई कोर्ट बने थे। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास यूनिवर्सिटी है वो 1857 में स्थापित हुई थी। कब? लॉर्ड कैनिंग के दौरान में। क्वेश्चन कभी ये भी आ सकता है कि ये यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई थी, किसके दौरान स्थापित हुई थी, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन, प्लूरल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ। ठीक है, एक होता है क्लासिकल थ्योरी और एक होता है प्लूरल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी है वो थोड़ा ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट की बात करता है, पर स्टेट जिसमें ज्यादा कंट्रोल होता है। प्लूरल थ्योरी है जिसमें कि उसका सिद्धांत एसोसिएशन के माध्यम से काम करना है, लोगों के जो संगठन होते हैं उनके माध्यम से काम करना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी, इसका राइट आंसर है। क्लासिकल थ्योरी का ठीक ये उल्टा है। अब चाहते हैं क्लासिकल थ्योरी क्या है, ये सॉवरेनिटी की, और जो ये प्लूरल थ्योरी क्या है, थोड़ा डिटेल आप चाहें तो इस पीडीएफ में भी आपको नजर आ जाएगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपके सामने 4 स्टेटमेंट है। क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। क्या दिया हुआ है कि स्टेटमेंट है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। क्या जो आधिकारिक भाषा है, देखो एक तो चीज मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि आप कंफ्यूज हो जाए, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सा है। जब इस तरह की बात आते हैं तो एक्चुअल में वो स्टेटमेंट ही गलत है। कई स्कूलों में या आप कई छोटी किताबों में या कई यूट्यूब चैनल, या मुझे नहीं पता यूट्यूब का क्या करना है वो, लेकिन ये राष्ट्रभाषा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये ऑफिशियल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होता है। रही बात क्या है कि मातृभाषा, भारत की कोई मातृभाषा नहीं है। किसकी है? वो आपकी मातृभाषा है। जैसे अगर कोई हरियाणा में रह रहा है तो हो सकता है मातृभाषा वो पढ़ रहा हो अपनी छोटी क्लास की किताबों में हिंदी, लेकिन वो अगर कोई तमिलनाडु में रह रहा है तो उसकी मातृभाषा थोड़ी है कि वो हिंदी, तो उसकी कौन सी तमिल वाली है वो लैंग्वेज। तो इन दो बातों में
राष्ट्रभाषा और जो मातृभाषा है इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, स्कूलों में भी क्रिएट करवाया जाता है। पॉलिटिकल जब ये स्टेटमेंट आती है तो उसमें इस तरह की बातें लिख भी दी जाती है कुछ किताबों में कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ऐसी जगह भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसी चीजें भी आपको पढ़ने को मिल सकती है जो कि एक्चुअली में गलत है वो, और राष्ट्रभाषा भी गलत है। तो है क्या, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इन हिंदी इज हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। पहली बात तो ये, Constitution specified the official language of 15 states at the time of enactment, कि संविधान लागू के टाइम में 15 भाषाओं को एक किस्म से उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया था। तीसरी स्टेटमेंट है, गवर्नर ऑफ ए स्टेट में अडॉप्ट मोर देन वन लैंग्वेज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, कि गवर्नर है वो एक से ज्यादा भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सकता है। राज्यपाल आधिकारिक भाषा होती है किसी राज्य की, उसको हमने आधिकारिक भाषा से रिलेटेड कई क्वेश्चन पहले भी किए हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 हैज मेड इंग्लिश एज लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इन चारों में से क्या क्या स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है, क्या क्या स्टेटमेंट है वो करेक्ट है इन चारों में से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। तो एक तो क्या है कि ये वाली चीज की इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन की बात क्यों आई, कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि हिंदी जानते नहीं है, हिंदी भाषा नहीं है और उनको हिंदी से कोई मतलब भी नहीं है। दूसरे ऐसे हैं केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार से नॉन हिंदी भाषी, हिंदी से नॉन हिंदी भाषी के बीच में कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश की बात हो रही है। तो ये बात चौथी स्टेटमेंट तो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन इज हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, लेकिन जो न्यूमेरल है ना रोमन वाले इस्तेमाल किए जाते हैं 1 2 3 वाले वो। और दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट है गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट, के राज्यों का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। राज्यों ने अपने अपने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई हुई है, संविधान में इसका नहीं है कि उस राज्य की ये उस राज्य की ये है। तो ये बात आप जरूर देख ले। हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज टू बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन बट द फॉर्म ऑफ न्यूमरल टू बी यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन हैज टू बी इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल एंड नॉट द देवनागरी फॉर्म ऑफ ए न्यूमरल। तो ये भी थोड़ा आप जान सकते हैं कि अगर थोड़ा डीप में क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप इसमें लपेटे में आ सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा डीप में था नहीं, मतलब पहली स्टेटमेंट इतनी डीप में नहीं थी, ऊपर ऊपर लिखी हुई थी, ठीक है। तो बाकी भी आप देख सकते हैं। 1963 वाला भी मामला देख सकते हैं कि क्या हुआ। Until state legislature adopt any language, English is to be continued as the official language of that state। कि जब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश होगी अगर कोई राज्य अपनी भाषा नहीं अडॉप्ट करता है तो। और कम्युनिकेशन की भाषा क्या है कि हिंदी और नॉन हिंदी और इन सब के बीच में, तो वो होगी इंग्लिश। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डबल मेंबरशिप ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि अगर एक वो राज्यसभा का भी एमपी बन जाता है, लोकसभा में खड़ा हुआ इलेक्शन वहां पे भी जीत जाता है, एमपी बन गया लोकसभा का भी राज्यसभा का भी, दोनों का एमपी बन गया, तो अब क्या होगा उसके साथ में। पहला है ए स्टेटमेंट है कि इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ही मस्ट इंटीमेट विद इन 10 days कि इन विच हाउस ही डिजायर टू सर्व, कि वो पहले तो ये बता दे कि 10 दिन के अंदर अंदर किस हाउस में रहना चाहता है, ठीक है, पहली कंडीशन तो ये। दूसरा क्या है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो डिफॉल्ट है वो लोकसभा की सीट खाली हो जाएगी, मतलब राज्यसभा का मेंबर रह जाएगा, वो लोकसभा खाली हो जाएगी, ठीक है। तो बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है कि ओनली ए स्टेटमेंट सही है, पहले वाली स्टेटमेंट सही है कि 10 दिन के अंदर उसको बताना है, अगर नहीं बताएगा तो उसकी राज्यसभा की खाली हो जाएगी, लोकसभा रहेगा, मतलब ये उल्टा है। तो बी स्टेटमेंट गलत है इसकी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टू स्टेट विच हैड नॉट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन 1937, कि 1937 के काल में जब 1935 का एक्ट बना और उसके बाद इलेक्शन वगैरह भी हुए थे, उस दौरान में कहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ठीक है। तो बताइए कहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ए, बंगाल और पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ठीक है ना। इनफैक्ट क्या है कि बंगाल, पंजाब और सिंध, अब सिंध पाकिस्तान में रह गया, तो इसलिए क्या क्वेश्चन यहां पे बंगाल और पंजाब तक सीमित है। फेबियनिज्म इज क्लोजली रिलेटेड टू, फेमियनवाद का संबंध किससे है, फेमियनिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, इसका राइट आंसर है इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के शुरू में, 1900 शताब्दी के शुरू में वर्ल्ड वार 1 तक के बीच में इसका काफी ज्यादा उदय हुआ था, और उसी दौरान लेबर पार्टी भी
अस्तित्व में आई थी। आप बोल सकते हैं लेबर पार्टी का रोल काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे इसने फोकस किया था, इस पे उसने ज्यादा वकालत की थी। फेमिनिज्म का मतलब ये है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ये सबसे ज्यादा क्लोज है इसके। ठीक है, तो इसको अभी आप थोड़ा जरूर देख सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है समझने में। जब भी आपको ये टर्मिनोलॉजी है या कोई इस तरह की बातें आ जाती है जिसमें कि लगता है यार ये क्या मतलब है इसका, तो जरूर फिर क्लास के बाद में आपको गूगल से थोड़ा ज्ञान और अर्जित करते हुए, और जो ये 20,000 क्वेश्चन है इसके साथ में आपको ऐड करने हैं बाकी चीजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप मजबूत बन सके अपने आधार को। विच कमेटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड ऑन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन रेलवे? हाल फिलहाल की बात है, अगले पिछले 5 साल की बात, 4-5 सालों की बात है कि इंडियन रेलवे का रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, कि बहुत समय है, अब बहुत हो गया है, इंडियन रेलवे है वो ज्यादा कारगर होना चाहिए। तो इसके लिए एक कमेटी बिठाई गई। आपको बताना है उस कमेटी है उसका वो कौन था, उस कमेटी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या है? विवेक देबरॉय कमेटी। विवेक देबरॉय कमेटी है, 2014 में एनडीए गवर्नमेंट ने बनाई थी। और आपको पता भी होगा कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे है, तो कुछ एक चीजें आपने देखी होगी पिछले 1-2 सालों में कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन की बात आई है, तो उसमें जो ट्रेनें हैं उसका मैनेजमेंट, कई चीजें वो प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है। तो इसमें आपने देखा होगा पीछे कुछ आंदोलन भी हुए थे बच्चों की तरफ से, जो रेलवे की गवर्नमेंट जो भी तैयारी करते हैं, लेकिन वो इसलिए प्रभावी नहीं हुए कि लोग चाहते नहीं है, कि लोग तो चाहते प्राइवेटाइजेशन हो, कि हमें सर्विस मिले। तो लोगों को सर्विस चाहिए और उनको नौकरी चाहिए, तो उन्होंने बोला प्राइवेट में कर लेना, नौकरियां तो ज्यादा होगी। तो वो सोचते हैं कि हमें प्राइवेट जॉब पसंद नहीं है क्योंकि वहां पे काम करवाया जाता है। तो इसलिए क्या है कि वो खुद ही बैकफुट पे आगे जिन्होंने आंदोलन किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बलवंत राय मेहता कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1957, कि 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी है उसका गठन किया गया था। इसका जिक्र पहले भी आया हमारे इस पूरे सीरीज में, ये कमेटियां पंचायती राज से रिलेटेड। अशोक मेहता कमेटी है, उसने रिपोर्ट अपनी सबमिट की 1977 में। जीवी के राव कमेटी है जो को प्लानिंग कमीशन ने इसका गठन किया था, 1986 में इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई। और एलएम सिंघवी कमेटी है, उसने अपनी रिपोर्ट 1987 में सबमिट की। तो बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट है इसमें करेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट, ये 1978 में सबमिट हुई थी। ठीक है ना, 1978 में इसकी सबमिट हुई थी। तो ये पूरा चाहे तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी क्या क्या रोल था। ठीक है, ये भी आप पूरा देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? आपको यह बताना है कि राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, कौन सी शक्ति नहीं है? ठीक है, राष्ट्रपति के पास में ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। क्या ये बात सही है कि भारत में राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होते हैं, तीनों अंगों के सेनापति होते हैं, डिफेंस फोर्सेज के सेनापति होते हैं। ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, कि वो अपॉइंटमेंट करते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट उनके द्वारा की जाती है। क्या बात सही है? तीसरी स्टेटमेंट है ही रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर, कि उनकी वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं भारत का विदेशों में, रिप्रेजेंटेशन करते हैं इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स में। और ही कैन डिक्लेयर वार और कंक्लूड पीस। ही का मतलब यह कि ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात होती है, जब राष्ट्रपति की बात आती है तो उसकी कहीं सोचो कि राष्ट्रपति अकेला कैसे कर सकता है, ऐसा नहीं है। आप इसका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के रूप में इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है सी। इसका राइट आंसर सी है। क्यों है सी? बाकी है ये देखो, ये एक सैन्य शक्ति नहीं है, हालांकि वो करते हैं लेकिन वो मिलिट्री पावर नहीं है। ये कौन सी पावर है? ये तो डिप्लोमेटिक पावर है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक पावर आती तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, ये वाली और ये ठीक है। लेकिन यहां तो पूछा मिलिट्री पावर कौन सी है, तो मिलिट्री ये तीनों वाली पावर है, बाकी तीनों ठीक है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक पावर है, पूछा है डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर कौन सी नहीं है। इसका आंसर क्या था फिर? सी। Who among the following was not a member of the drafting committee of Indian Constitution? जब भारत का संविधान बना था उस टाइम में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, तो बताना आपको कि उसके कौन मेंबर नहीं थे, कौन मेंबर उसके नहीं थे। ठीक है, तो बताइए कौन उसके मेंबर नहीं थे?
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उसके मेंबर नहीं थे, बाकी जितने भी आपके सामने ऑप्शन में थे वो सारे के सारे इसके मेंबर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिपोर्ट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल एंड लोक आयुक्ता। लोकपाल और लोक आयुक्ता की जो रिपोर्ट है कि ऐसा भारत में होना चाहिए, उस कमेटी की नाम क्या है जिसने कि ये रिकमेंड किया था? तो उस कमेटी का राइट आंसर क्या होगा? क्या नाम है उसका? उसका नाम है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी, बी इसका राइट आंसर होगा। और ये क्या है कि 1900 फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है वो 5 जनवरी 1996 में इसको गठन 96 नहीं है 66 होना चाहिए। चेयरमैन थे उसके मोरारजी देसाई। चेयरमैन क्या थे? मोरारजी देसाई। और लेटर के हनुमंतैया है उनके चेयरमैन बन गए थे। एआरसी ने रिकमेंडेशन की थी और उसके बाद यह आंदोलन लंबा चला, बहुत लंबा चला। और 2013 में अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद में ये एक्चुअल में इंडिया में ये एक्ट पास हुआ। ये संवैधानिक संशोधन नहीं था, ये एक्ट बना और इस एक्ट के जरिए लोक आयुक्ता लोक आयुक्ता और लोकपाल बनाया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, आपको यह बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच है। ठीक है, कौन सा करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा करेक्ट मैच है? विशाखा गाइडलाइंस का सेंट्रल स्टेट के साथ में रिलेशन है क्या? विशाखा का आप बहुत बार बार जिक्र सुनते होंगे, जब भी रेप की बात आती है या महिलाओं की बात आती है विशाखा केस की जरूर बात आ जाती है। आगे कभी देखेंगे क्या मामला है ये पूरा, लेकिन आप खुद इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। करतार सिंह केस राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, इंदिरा सानी केस है राइट्स ऑफ वुमेन एट वर्क, एडीएम जबलपुर केस राइट्स ऑफ सिटीजन अंडर इमरजेंसी। बताना आपको कि कौन सा करेक्ट मैच है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप इन चारों क्वेश्चन को थोड़ा रिसर्च करके देखें, आपका पॉलिटी में, संविधान में और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, या आप जो यूपीएससी और सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या अच्छे बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट जागेगा। डी इसका राइट आंसर होगा। जब इमरजेंसी या इंदिरा गांधी है कि तानाशाही चरम सीमा पे थी, तो उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट भी उनके अधीन घुटने टेके हुए थे। मतलब कि जब सरकार मजबूत काफी ज्यादा हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसकी चमचागिरी स्टार्ट कर देते हैं या उसके अधीन काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस केस में क्या था कि यहां एक केस आया और जिसको सबसे कंट्रोवर्शियल केस में से एक माना जाता है, ये मतलब डिसीजन माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का। 1975 की बात है, आप समझ रहे होंगे कि इंदिरा गांधी उस टाइम में वो था। और हेबियस कॉर्पस, जिसमें कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, टू हैव द बॉडी, कि जिसको गिरफ्तार किया जाता है वो कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ये वो। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये बात बताई, इस फैसले क्या फैसला करता है सुप्रीम कोर्ट है कि, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मतलब बड़े कई लोग इसमें शामिल हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। तो वहां पे ये उन्होंने बोला इस दौरान में कि किसी भी कोर्ट में अगर इमरजेंसी लगी हुई है आप नहीं जा सकते, किसी भी कोर्ट में आप नहीं जा सकते। सरकार जो बोल रही है आपको करना है, यहां तक कि लिबर्टी ऑफ लाइफ वो भी आपसे सरकार चाहे तो छीन सकती है। मतलब सरकार के पूरा साथ दिया था इस केस में। तो ये एक इसलिए चर्चा में भी है, समझ गए होंगे आप क्या है मामला। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। It was provided originally under the Constitution for the implementation of constitutional safeguard for the linguistic minority. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सेफ गार्ड है, वो शुरू से ही संविधान में है। क्या ये बात सही है? दूसरा है कि माइनॉरिटी, ये जो मामला स्पेशल ऑफिसर है वो किसके तहत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत। क्या ये बात सही है? तीसरा है इट सबमिट्स द एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्टेटस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनली एग्रीड सेफ गार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कि राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत आते हैं और संविधान में शुरू से हैं। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने, कौन कौन सी इसमें करेक्ट है, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरी और तीसरी करेक्ट है, पहली करेक्ट नहीं है। जब ये आपको पता आंदोलन छिड़ा था भाषा के आधार पे, जिसमें कि तमिलनाडु वो आंध्र प्रदेश पहला बना था। तो जब ये कमीशन बना उसकी रिकमेंडेशन आई और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में होता है, आर्टिकल 350
बी पार्ट 17 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत थी क्योंकि ये मामला आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। बाकी सारी स्टेटमेंट दोनों की सही है। इस क्वेश्चन से आपको काफी ज्यादा फायदा भी हो रहा होगा क्योंकि कई चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, क्या है कि डिस्क्वालिफिकेशन है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, उससे संबंधित क्वेश्चन है। इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, कि अगर वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के किसी लाभ पे पद पे है तो उसकी क्वालिफिकेशन मेंबर की क्वालिफिकेशन जा सकती है। इफ ही इज ए अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर बाय कोर्ट, कि अगर मानसिक रूप से उसकी हालत खराब है और कोर्ट ने भी मान लिया कि हाँ ये पागल हो गया है। तीसरा, इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कि वो दिवालिया हो गया है। ठीक है, वो दिवालिया हो गया है मतलब कि अब वो पैसे देने की हालात में नहीं है, या ऑल ऑफ दिस, कि इस हालात में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। मतलब कि अगर कोई एमपी लोन ले ले और वापस बोले कि मैं नहीं दे पा रहा हूं, तो ऐसे केस में उसकी एमपीशिप जा सकती है, उसकी एमपीशिप है, मेंबरशिप जा सकती है। तो ये भी है, ठीक है ना। तो और बहुत सारे रीजन है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए जिससे आपको पता चले कि क्या क्या रीजन है। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें भी कुछ प्रोविजन है जिसके तहत डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आपने कई नाम भी सुने होंगे ना, लालू प्रसाद यादव, चौटाला, जिनको की जेल हो गई इसलिए डिस्क्वालीफाई हो गए कि अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते या उनकी मेंबरशिप जाती रही। ठीक है ना, तो वो भी एक अलग केसेज है, वो इसी के तहत है, उसी की बात हो रही है, सारी उसी मामले की बात हो रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कैसे होती है। ठीक है, कहने मतलब जैसे कि भारत का नागरिक नहीं रहे, पता चला क्या कि भारत का था नागरिक, एमपी बना, तो अरे अब क्या है कि वो उसने सिटीजनशिप ले ली कनाडा की, तो इसका मतलब क्या, उसके एमपी नहीं रहना चाहिए वो, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन आपके सामने जो दिया हुआ है वो ये है कि विच कमेटी रिकमेंड्स द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, कि 3 लैंग्वेज के जरिए, एजुकेशन से रिलेटेड बात है, 3 भाषाओं में, हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, लोकल लैंग्वेज भी हो सकती है। ठीक है, तो 3 भाषाओं में रिकमेंडेशन की कमेटी है, 3 भाषा रिकमेंडेशन कमेटी है। उसका संबंध किससे है? उसका संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका संबंध है कोठारी कमेटी से। देख लो, कोठारी कमेटी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। डॉक्टर के.एस. कोठारी इसका संबंध है, जिसने कि कुछ जो आंदोलनकारी थे जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो हिंदी स्पीकिंग नहीं है, तो उनकी अलग से डिमांड थी, हमारे ऊपर हिंदी क्यों थोप रहे हो, हमारी भी तो लैंग्वेज है ना, उसको आप मान ही नहीं रहे। इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्या आप सब कुछ थोप दोगे? एक तो क्या गरीब है, ऊपर से क्या है कि मान नहीं रहे बात हमारी भी। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा आंदोलन होकर है कि हम तो साउथ इंडिया से कंट्रीब्यूशन इतना करते हैं और हमारी बातें मानी जा रही। इन लोकसभा ऑफ इंडिया लीडर ऑफ द हाउस इज नॉमिनेटेड बाय, लीडर ऑफ द हाउस, सदन का नेता है लोकसभा में, किसके द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। तो देखो, लीडर ऑफ द हाउस है वो या तो प्राइम मिनिस्टर खुद होता है, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो वो किसी को भी अपने मंत्री में से सीनियर होगा, उसको लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस है वो बना सकते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो क्या है कि वो अपोजिशन पार्टी है जिसका बहुमत है अपोजिशन में, वो बनाएगी। राइट आंसर क्या है इसका? सी राइट आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, राज्यसभा के मेंबर है वो नॉमिनेट होंगे राष्ट्रपति द्वारा। यह संविधान में कहां से लिया गया है? संविधान में कहां से लिया गया है? इसका राइट आंसर है वो है आयरलैंड से संविधान में लिया गया है। बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, नॉमिनेशन मेंबर ऑफ राज्यसभा है, ये सारे आयरलैंड से लिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट की बात आपने सुनी होगी कभी। कैट होते हैं, जैसे कोर्ट होते हैं वैसे कैट होते हैं ट्रिब्यूनल, जो कि न्यायाधिकरण होते हैं, फैसले करते हैं। इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 312A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये बात सही है कि 312A आर्टिकल के तहत इसका स्थापित किया जाता है ट्रिब्यूनल। दूसरा है कि प्रेसिडेंट ऑफ, इट वाज सेट अप बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर द्वारा स्थापित किया गया।
और इट वाज सेटअप इन 1985 और इट वाज सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, 1985 में सेटअप किया गया और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में किया गया, के जरिए किया गया। ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने बताना है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये दोनों पीछे वाली स्टेटमेंट है वो सही है, तीसरी और चौथी। देखो ऑर्डर ऑफ प्रेजेंट के ऑर्डर से इतनी बड़ी जो न्यायालय वो गठन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि ये कोई चलती फिरती चीज है। तो इसके लिए पार्लियामेंट में बाकायदा एक्ट बना और ये 1985 में इसके जरिए गठन हुआ। और ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा, 323A है, जिसको की लागू किया गया और एक्ट क्या बना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। ठीक है, इस आर्टिकल को आगे बढ़ाते हुए पार्लियामेंट ने इसको पास कराया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। Before entering upon his office, Vice President has to make and subscribe to an oath of affirmation. In his oath, Vice President swear. किसकी कसम खाते हैं? उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, किसकी कसम खाते हैं? जब वो शपथ किसकी लेते हैं, कहने का मतलब है राष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं? उपराष्ट्रपति की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए कि वो टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत में सच्ची आस्था और निष्ठा रखे गए उसकी शपथ लेते हैं संविधान में। या फिर टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि खुद को भारत के लोगों की सेवा और कल्याण में समर्पित करेंगे। या टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कि संविधान को लॉ को डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ऑल ऑफ दीज। तो बताइए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। आमतौर पर क्या इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट गलत आंसर दे देते हैं। जब तक कि आपको समझ में नहीं आएगी ना पॉलिटी, तो आपके रट्टा सा मारते रहेंगे और फंस जाएंगे। पक्की बात है ये। समझिए कि वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या है। वाइस प्रेसिडेंट का रोल जनता तक पहुंचना है क्या, सेवा करना है जनता की क्या? ऐसा नहीं कि हर काम के लिए सेवा करना होता है, उनका रोल डिफरेंट है। उनका टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट आंसर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो उनकी शपथ में जो लिखा होता है वो क्या होता है? टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। ये लिखा हुआ है उनकी शपथ में। जो हर एक अलग अलग शपथ पत्र होते हैं। अंडर विच एक्ट और पॉलिसी वाज BIFR एस्टेब्लिश्ड। BIFR की स्थापना है वो किस नीति या किस एक्ट या पॉलिसी के जरिए की गई थी? ठीक है, BIFR की स्थापना किस एक्ट या पॉलिसी के जरिए की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका यह है क्या चीज है? ये देखिए, सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट के जरिए, मतलब एक ऐसा ये देखिए क्या है कि ये बोर्ड का नाम है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब कि अगर कोई सरकारी कंपनी है वो बीमार पड़ जाती है, उसकी हालात ठीक नहीं है, जो ज्यादातर केसेस 1990 के दशक में ऐसा था, तो उसको कैसे उसको रिस्ट्रक्चर करना है, मतलब उसको बंद करवाना है या उसको रिवाइव किया जा सकता है। अगर रिवाइव किया जा सकता है तो किस आधार पर किया जा सकता है? उसकी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक बोर्ड बना हुआ है। ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बोर्ड बना हुआ है। दूसरे शब्दों में आप मोटे मोटे तौर पे ये बोल सकते हैं कि कि सरकारी कंपनियां ज्यादातर क्या है कि पहले 1990 से पहले वो जबरदस्ती लोगों को भर्ती कर देती थी। अब पैसे देने के लिए तो है नहीं उनके पास में, तो इसका मतलब ये कंपनी घाटे में चल रही है। अब घाटे का मतलब ये थोड़ी है कि आसमान से पैसे आएंगे, तो जनता के पैसे चल रही है। मतलब एक किस्म से जनता उनको पंप कर रही है, पैसे फेंक रही है उनके ऊपर, जनता के टैक्सेस से पैसे जा रहे हैं। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वो घाटे में चले। उसको बंद करो जिससे कि विकास के कार्यों में पैसे लगे, न कि लोगों को तनख्वाह देने में चले जाए। ठीक है, तो ये वाली जो है ना संस्था है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था 1990 और 2000 के आसपास। जो बहुत सारी कंपनियों को उन्होंने बंद किया था, सरकारी कंपनियों को जो काम नहीं कर रही थी। प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम, कि ये जो तरीका है कि भारत में संवैधानिक संशोधन हो सकता है, प्रक्रिया है, वो कहां से ली गई है? ये प्रक्रिया कहां से ली गई? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये साउथ अफ्रीका से ये प्रक्रिया ली गई है। तो साउथ अफ्रीका से इनफेक्ट क्या है कि इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर है, वो भी नॉमिनेशन नहीं, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर वो भी लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय जुडिशरी। जुडिशरी द्वारा क्या इंपोज नहीं किया जा सकता? सिटीजनशिप,
फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो ऑप्शन है उसके अनुसार ही आपको जवाब देना है, कि अपना कोई तीसरा दिमाग लगाना स्टार्ट कर दो। जुडिशरी है, उसके पास किस चीज की पावर नहीं है, ठीक है, मतलब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट। Which of the following statement is or are correct following regarding the Union Public Service Commission? यूपीएससी की बात आ रही है, तो निम्नलिखित में से कुछ स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यूपीएससी से रिलेटेड। इट्स रिकमेंडेशन आर मैंडेटरी, कि इसकी जो सिफारिशें होती है वो कंपल्सरी मैंडेटरी है, सरकार मानना ही मानेगी, सरकार मानने ही मानेगी, ये उसकी मतलब पहली स्टेटमेंट है। जुडिक्शन कैन बी एक्सटेंडेड बाय एन एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट, इसका अधिकार क्षेत्र पार्लियामेंट के एक्ट से बढ़ाया जा सकता है। इंडिविजुअल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैज नो पावर टू रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ द यूपीएससी, कि इंडिविजुअल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट उसकी रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसकी रिकमेंडेशन को या एडवाइस को पूरा मंत्रिमंडल या सरकार कर सकती है, एक इंडिविजुअल मिनिस्ट्री नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये उसके प्रोविजन है। कुछ बताओ कि तीनों में से स्टेटमेंट में कौन कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है, देखो पहली स्टेटमेंट गलत है, मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजरी है, सरकार माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब कि ये पार्लियामेंट के एक्ट से इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, इसका जुडिक्शन बढ़ाया जा सकता है, और यूपीएससी की जो एडवाइस है अकेला मंत्रालय या डिपार्टमेंट रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो तीसरी स्टेटमेंट सही है। आगे देख लेते हैं, पूरा चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं कि इसका मामला क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि एमपी के सैलरी और भत्ते, एमपी के सैलरी और भत्ते उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। तो क्या है? मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इंटाइटल्ड टू रिसीव सच सैलरी एंड अलाउंसेज एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट जैसे डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट के पास पावर है मेंबर के एमपी की सैलरी या उसके भत्ते डिसाइड करने का पावर है, ठीक है ना। दूसरा है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में प्रोविजन नहीं है पेंशन देने का, एमपी को पेंशन नहीं मिलेगी, ये संविधान में प्रोविजन नहीं है। तीसरा है ए और बी, और चौथी स्टेटमेंट है डी। तो बताइए कि क्या इसकी राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, संविधान में इसका पेंशन देना प्रोविजन नहीं है, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाकर उसको पेंशन दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि पार्लियामेंट है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालकृष्ण आडवाणी इनकी पेंशन बनाकर दे रहा है कि भैया पेंशन लो, घर बैठो, ऐश करो, लोगों को लूटो खाओ। और उधर से क्या है कि जो बाकी कर्मचारी है सरकारी, उनका कोई पेंशन का प्रावधान नहीं है कि पेंशन आपको अपनी तरफ से खरीदनी पड़ेगी, आप खुद खरीदिए, पहले सरकार देती थी, अब हमारे पास बस की बात नहीं है, ठीक है। अच्छी बात है, मतलब बहुत सारे लोगों को पेंशन क्यों दे सरकार, लोगों के टैक्स से, अपने आप लीजिए। लेकिन एमपी को सैलरी पेंशन किस बात की? और फिर वो एहसान करेंगे कि एमपी ने 1 महीने की अपनी तनख्वाह है वो कोरोना पीड़ितों की लगा ली, तो एक्चुअल में वो तनख्वाह थी किसकी? जनता की थी वो। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं संविधान में जब जिक्र नहीं है तो उनको तनख्वाह किस बात, पेंशन नहीं होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। चलो आगे देख लेते हैं। Who among the following has never been appointed as the chairman of the Finance Commission? Who among the following has never been appointed as the chairman of the Finance Commission? कि फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन है निम्नलिखित में से कौन नहीं बना? चारों बहुत फेमस पर्सनालिटी है, चारों बहुत फेमस पर्सनालिटी है। केवी कामत है इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। केवी कामत, जो आपने पहले सुना हुआ नाम, आईसीआईसीआई बैंक के वो सीईओ रह चुके थे, फिर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, फिर इन्फोसिस के चेयरमैन भी बने, उसके बाद में आजकल वो ब्रिक्स में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है चीफ है उनके, मुख्य है, मतलब चेयरमैन है उनके। तो ये एक बड़ी हस्ती है जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। दीपक पारेख, केवी कामत, ये फेमस पर्सनालिटी है फाइनेंशियल सेक्टर की इंडिया में। Which of the following statement is true about the Attorney General of India? आपके सामने है, ठीक है। Which of the following statement is true about the Attorney General of India? Attorney General of India से रिलेटेड है, आपको कुछ स्टेटमेंट दी है। He must have similar qualification as that of Judge of Supreme Court, कि सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन उसके बराबर अटॉर्नी जनरल की होनी चाहिए, जो भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है। पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट ये है
कि ही हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में उसको हिस्सा लेने का अधिकार है। और ही हैज द राइट टू हायर इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि उसके पास पूरे अधिकार है भारत के किसी भी कोर्ट में उसको सुना जा सके। और ऑल ऑफ द अबव डी। तो बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है डी। इस हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं कि उसकी पावर क्या क्या है, मतलब उल्टा भी आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगला है आपके सामने कि रिट इशूड बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन इज नोन एज। उस रिट को क्या बोलेंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करेगी। ए रिट इशूड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। आपको निम्नलिखित में से ही बताना है, निम्नलिखित में से बताना है जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट फंडामेंटल राइट को, मतलब कि लाइफ राइट टू लाइफ वाले को प्रभावित करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, अगर किसी को पकड़ कर ले जाए पुलिस से तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट बोलेगा कि बताओ कि बंदा कहाँ है और हमें दिखाओ वो बंदा, तो वो हेबियस टू हैव द बॉडी ऑफ, वो वाला है ये हेबियस कॉर्पस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये जो केस था वो हमने डिस्कस किया था कि 1975 में सुप्रीम कोर्ट का ये सबसे कंट्रोवर्शियल जजमेंट है, खराब जजमेंट है, जिसमें कि हेबियस कॉर्पस का भी राइट छीन लिया गया था कि नहीं, सरकार चाहे तो आपको कोई राइट नहीं है, कोर्ट में नहीं जा सकते आप। तो वो फैसला जो था वो जो थोड़ी देर पहले बात चल रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल of the constitution broadly govern the relationship between the prime minister and the president। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है वो रिलेशन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है उसकी बताता है, उसकी रिलेशनशिप बताता है। तो बताओ कौन सा इसका, कौन कौन से आर्टिकल है, इनफेक्ट कौन कौन से इनफेक्ट आर्टिकल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 135 पहला आर्टिकल, 75 तीसरा आर्टिकल, 78 और पांचवा आर्टिकल 74। ये क्या है कि रिलेशनशिप है किसकी? राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की, वो बताते हैं। ठीक है, जैसे कि 74 में है, 74 में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस वाला मामला है। और 75 में क्या, प्राइम मिनिस्टर है वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा और बाकी मंत्री है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। और 78 है कि जो प्रधानमंत्री की ड्यूटी है इंफॉर्मेशन देना राष्ट्रपति को। तो ये 74, 75, 78 ये आप अच्छा तरीके से रट्टा मार लें, ठीक है ना, अच्छी तरीके से रट्टा मार लें। Who among the following is eligible for election as vice president? निम्नलिखित में से वाइस प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? ए सिटिंग प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, मिनिस्टर फॉर द स्टेट, या ऑल ऑफ दीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है इसमें कि भारत का उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन बनने के लिए पात्र है, एलिजिबल है? तो क्या सिटिंग प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, मिनिस्टर फॉर द यूनियन। मतलब क्या एक राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है क्या? राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ सकता है क्या? अगर किसी राज्य के गवर्नर है क्या वो लड़ सकते हैं? मंत्री है क्या राष्ट्रपति का लड़ सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है डी, ये सभी है। क्योंकि ये कोई भी पद है वो लाभ का पद नहीं माना जाता इसमें। अगर इसकी जगह पे ये होता कि अगर मान लो पीएन है कोई, ठीक है ना, तो क्या पीएन है, ठीक है, वो इलेक्शन लड़ सकता है? वो नहीं लड़ सकता क्योंकि वो लाभ का पद है, उसको तनख्वाह दे रही है, वो लाभ का पद माना जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये लाभ के पद नहीं माने जाते। ठीक है, ये एक इंटरप्रिटेशन है। आपको पॉलिटिक्स समझ नहीं आती, ये चीजें आपको भी समझनी पड़ेगी कि संविधान में पार्लियामेंट के पास जो पावर है वही डिसाइड करती है कि लाभ का पद कौन सा है, लाभ का पद नहीं है, ठीक है, और किस आधार पे कर रही है। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम, ठीक है, तो 97 का आंसर क्या था? डी इसका राइट आंसर था। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इन द इंटायर कंट्री ऑन और एनी पार्ट ऑफ इट ऑन द ग्राउंड ऑफ, कि राष्ट्रपति 352 के तहत इमरजेंसी लगा सकते हैं पूरे देश में या पूरे कुछ एक हिस्से में। तो बताओ किस आधार पे लगा सकते हैं, किस आधार पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म रेबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, बोथ ए एंड बी। बताओ, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि एक तो आर्म रेबेलियन के तहत और इंटरनल ये एक्सटर्नल अग्रेशन के तहत।
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं कि कैसे कैसे इमरजेंसी लग सकती है। ठीक है, जो कैबिनेट है, पहली बार जिक्र कैबिनेट का आया है संवैधानिक संशोधन के तहत, इसमें डाला गया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और अगर वो राष्ट्रपति को लिखित में दें तो इसके आधार पर इमरजेंसी लग सकती है। ठीक है, आर्म रेबेलियन और एक्सटर्नल इमरजेंसी के तहत। ठीक है, 99 क्वेश्चन है, शायद इस स्लाइड है वो डिलीट हो गई है, आप पीडीएफ में देखिए क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है 1500। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टेट फाइनेंस कमीशन इज ट्रू। स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, वो आपको बताने क्या है। इट इज एन इनफॉर्मल बॉडी, इट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, या नन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से ये क्या है, निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, संविधान में इसका जिक्र है, आपको पता होगा ना, संविधान में आर्टिकल 243 आई, उसके तहत आप स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो बनाना है, पंचायती राज और म्युनिसिपल बॉडीज के लिए है ये। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन जो कि आज हमने किए 50 में। उम्मीद करता हूं कि 50 में से जिस बच्चे के 40 से अबो करेक्ट हैं, इसका मतलब क्या है, वो चीजों को बहुत सारी समझ भी रहा है। साथ में क्या है कि वो जो करंट घटना चक्र होता है उसको न्यूज़पेपर के जरिए समझने की भी कोशिश करता है, न कि सिर्फ रट्टे या एक इंटरेस्ट के तौर पे न्यूज देखता है, समझता भी है। जैसे कि SC ST से रिलेटेड एकदम आंदोलन हो जाता है तो इसका संवैधानिक क्या फर्क है। ठीक है, ये सारी चीजें वो समझने की भी कोशिश करता है। तो अगर जो क्वेश्चन समझ में कम आ रहे हैं वो गूगल सर्च के जरिए आपको समझने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा जो थ्योरेटिकल क्लासेस हैं वो हमारी सारी अटेंड करनी चाहिए पूरी डिटेल में। ठीक है, अगर किसी ने कोर्स नहीं लिया है तो कोर्स जरूर लें, वो हमारे पूरे जो सारा कोर्स होता है कंप्लीट पैकेज है वो लेने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल तैयारी होगी। ठीक है, न सिर्फ